यस, तो बच्चों हेडिंग लेते हैं आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग इज द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी तक, है ना। और जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बच्चों अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे, वही सेम कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बच्चों कुछ इसमें सॉल्युबिलिटी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, बाकी इसमें फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे होंगे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जब बच्चों अपन किसी भी सॉल्यूट को, जो हम किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट का मतलब बच्चों एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कैसे होंगे, लेस। ठीक है, एज कंपेयर टू सॉल्वेंट की बात करें तो इन केस ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स बच्चों अपन निकलना आता है बिल्कुल ठीक कि अगर नंबर्स की बिन है तो आपका एन डिवाइड बाई एन है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ग्राम के बिन है तो ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास या एटॉमिक मास। बच्चों वॉल्यूम के बिन एसटीपी एनटीपी पे तो फिर आपका बीएल डिवाइड बाई 22.4। अदरवाइज पीबी इज इक्वल टू एनआरटी से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो मैं करूँ बच्चों नंबर ऑफ मोल्स जिसके कम होंगे, है ना, इट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जिसके नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। ठीक है ना, डिसॉल्यूशन को बच्चों ध्यान रखना है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि बच्चों प्रोसेस तो ठीक है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो चुका है, बट मैं अगर ऐसे कहूँ कि सॉल्यूशन से वापस से अगर आपका बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से बच्चों वापस से बन रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि सॉल्यूशन से बच्चों वापस से रिएक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन। और डिसॉल्यूशन का मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में कंबाइन होंगे तो उस समय जो आपका बनेगा सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन प्रोसेस, है ना। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ कम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को मैं यहाँ पे करता हूँ बच्चों डिफाइन। देखो ये टर्म समझ में आया ना कि व्हाट इज डिसॉल्यूशन इन व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या है, सॉल्यूशन से वापस से सॉल्यूट सॉल्वेंट बन जाना, क्रिस्टलाइजेशन। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे तो बनेगा सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। बहुत ही इजी है। यस, तो नेक्स्ट हम लोग बात अभी वही कर रहे थे सॉल्युबिलिटी को लेके। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब बच्चों यही है कि हम जब सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के साथ, तो मैं इसकी डेफिनेशन को पहले डिफाइन करूंगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है। तो इट इज दी maximum it is the maximum amount of solute dissolve in a specified amount of solvent, specified amount of solvent। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो सॉल्युबिलिटी की जब अपन बात कर रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि बच्चों यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब भी हम देखो सॉल्युबिलिटी का बेसिक मतलब बच्चों वही है कि सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था कि बच्चों सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैंने बताया था कि ये सॉल्युबिलिटी जो बच्चों टर्म है इट इज एक्चुअली मोलरिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी ही तो आपका मोलरिटी है।
बट ध्यान ये देना है कि सॉल्बिलिटी बच्चों अपन किस पे डिफाइन करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। जरा आप रिकॉल करो वापस से इक्विलिब्रियम, आयनो इक्विलिब्रियम को लास्ट में जो डिस्कस किया था। तो जितने भी आपके सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए अपन बच्चों सॉल्बिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्लियर? जैसे मैंने कहा था कि कोई भी सॉल्वेंट अगर बच्चों डिसॉल्व करने की कैपेसिटी उसकी 10 मोल्स की है किसी भी सॉल्यूट की, तो अगर वो सॉल्यूट के 10 मोल्स को डिसॉल्व कर चुका है, अब वापस से कुछ डिसॉल्व नहीं कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और बाकी बच्चों जो मोलरिटी है वो सभी के लिए डिफाइन होता है। मोलरिटी अगर बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो दोनों टाइप के सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मोलरिटी डिफाइन है। मोलरिटी भी वही है बच्चों जो आपका सॉल्बिलिटी है, बट पॉइंट ये है कि सॉल्बिलिटी कब डिफाइन होता है, किस सॉल्यूशन के लिए डिफाइन होता है, और मोलरिटी सभी के लिए डिफाइन होता है। ये बात समझ में आ गई? यस। तो हमने बोला है कि सॉल्बिलिटी क्या है, कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कोई ना कोई एक मैक्सिमम अमाउंट जितना बच्चों डिसॉल्व हो सकता है वो डिसॉल्व होगा इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्यूट तो सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है? बट कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये पॉइंट समझ में आया? तो ये आपका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर डेफिनेशन हुआ। यस, यस, इट इज करेक्ट। हाँ, ठीक है। हाँ, सॉल्युबिलिटी बिल्कुल डिफाइन है सैचुरेटेड पे, बाकी आपका मोलरिटी किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट बच्चों फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सेकंड आपको मिलेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा उस पर भी डिपेंड करेगा आपका सॉल्युबिलिटी। थर्ड बच्चों बात करते हैं अपन टेम्परेचर। देखो सॉल्युबिलिटी जब भी डिफाइन करना है बच्चों तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, है ना, वो अपन ने पहले ही बोला है। एंड फोर्थ फैक्टर आपका आता है प्रेशर। ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी को चेंज करने वाले, अफेक्ट करने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड आपका प्रेशर। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी solubility is directly proportional to dielectric constant value। ठीक है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, इसको अपन बच्चों करते हैं के से रिप्रेजेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों किसके लिए डिफाइन होती है, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है? सॉल्वेंट, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं बच्चों। वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है ना। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई सॉल्यूट है, अगर बच्चों उस सॉल्यूट को अपन डिसॉल्व करना चाहते हैं, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक सॉल्यूट है बच्चों लाइक NaCl। इस NaCl को हमने डिसॉल्व किया बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इस NaCl को डिसॉल्व किया अपन ने मेथनॉल के साथ। तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है सॉल्वेंट का मेथनॉल। तो इन दोनों सॉल्वेंट के अंदर NaCl कहाँ पे अधिक डिसॉल्व होगा, तो आंसर होगा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बच्चों होती है 81 के अराउंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो मैं वही कहूंगा कि NaCl अधिक सॉल्युबल किस्म होगा, अधिक डिसॉल्व किस्म होगा। NaCl की सॉल्युबिलिटी कहाँ पे अधिक होगी, तो जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट। इतना पॉइंट समझ में आया? यस, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसी के अंदर, तो अभी फैक्टर्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो एक बच्चों यहाँ पे पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। तो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली में? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल बच्चों यही है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है? सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल का बेसिक मतलब है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक साइड में सॉल्यूट
और एक तरफ लिखता हूं मैं सॉल्वेंट। ठीक है, चैप्टर बहुत ही आसान सा है, ठीक है, सिंपल एकदम। तो एक तरफ लिखा अपन ने सॉल्यूट, एक तरफ लिखा अपन ने सॉल्वेंट। मैंने बच्चों कहा कि सॉल्यूट का जो नेचर है वो हमारे पास बच्चों है कैसा, पोलर। तो सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा होना चाहिए, पोलर। मैंने कहा कि सॉल्यूट का नेचर बच्चों हमारे पास है नॉन पोलर। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो बच्चों कैसा है, नॉन पोलर सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा होना चाहिए आपका, नॉन पोलर। तो यही बच्चों पॉइंट है, लाइक डिजोल्व लाइक। मतलब जिस टाइप का आपका सॉल्यूट होगा उसी टाइप का सॉल्वेंट होना चाहिए। जिस टाइप का आपका नॉन, जैसे मैंने कहा कि बच्चों पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, पोलर होगा। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रॉपर डिफाइन होगी। यस, मैंने कहा कि हमारे पास सॉल्यूट बच्चों कैसा है, नॉन पोलर, और तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए आपका, नॉन पोलर, या सॉल्युबिलिटी विल डिफाइन। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास सॉल्यूट है तो सॉल्यूट बच्चों हमारे पास पोलर है, बट मैं कहता हूँ कि आपके पास जो सॉल्वेंट हो गया है वो नॉन पोलर हो गया है। तो क्या आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिफाइन कर सकते हो, तो आंसर बच्चों होगा क्रॉस, बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते। तो यही तो आपका सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल है। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल बच्चों यही कहता है कि जिस टाइप का सॉल्यूट है उसी टाइप का सॉल्वेंट होना चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल आपका डिफाइन होगा। ये बात सभी को समझ में आई। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपका सॉल्यूट पोलर होगा, मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, तो आसानी से बच्चों आपका डिजोल्व होगा किसके साथ, पोलर के साथ, पोलर सॉल्वेंट के साथ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, बेटर भी आपको एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि मेरे पास NaCl तो एक सॉल्यूट है, ठीक है, NaCl आपके पास सॉल्यूट है। मैं आपको ना दो सॉल्वेंट देता हूँ, ध्यान देना। एक सॉल्वेंट आपके पास है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, और एक सॉल्वेंट है आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब बताओ CCl4 और आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये दो आपके पास सॉल्वेंट है। तो इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो आप बिल्कुल बोलोगे कि सर CCl4 जो है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसा होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट इसका जीरो होता है, इसमें कोई पोलरिटी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, मैं आपको समझाता हूँ। तो डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से, तो मुझे तो कार्बन और क्लोरीन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है बच्चों, क्लोरीन की। तो एक्चुअली में जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा बॉन्ड बना है, वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किधर जाएंगे, टुवर्ड्स क्लोरीन। इस तरीके से यहाँ भी नीचे मूवमेंट होगा, इधर भी मूवमेंट यही होगा, और इधर भी मूवमेंट यही होगा। तो पता है कि अपोजिट साइड में बच्चों आपको पता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका अपोजिट साइड में होने की वजह से बच्चों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अगर नेट डाइपोल मूवमेंट अगर बच्चों जीरो हो गया तो CCl4 कैसा होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। बट आपके पास NaCl कैसा होता है बच्चों, NaCl का सॉल्यूट है उसका नेचर कैसा है, पोलर। तो क्या पोलर के साथ अगर आपका जो पोलर सॉल्यूट है, क्या बच्चों वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, तो आंसर होगा नहीं। बट वाटर मॉलिक्यूल्स, यस इट इज पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्यूट के साथ पोलर सॉल्वेंट बच्चों फटाफट डिसॉल्व होगा, अपनी सॉल्युबिलिटी डिसाइड बिल्कुल की जाएगी। तो NaCl डिसॉल्व इन वाटर, यस सॉल्युबिलिटी विल डिफाइन। और NaCl डिसॉल्व इन CCl4, सॉल्युबिलिटी will never be defined, because वो है आपका polar NaCl but CCl4 is non polar। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, बहुत ही आसान। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ समझाने के लिए। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। और CH2 बच्चों एक्चुअली में कैसा है, आपका सॉल्यूट है। हमने कहा कि CH2 है कार्बन डाइसल्फाइड, दिस इज अ सॉल्यूट। और इस CH2 को अपन डिसॉल्व कराना चाहते हैं बच्चों दो डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ। तो मैंने फिर से एग्जांपल लिया वाटर मॉलिक्यूल्स का, और सेकेंड सॉल्वेंट हम लोगों ने लिया है बच्चों यहाँ पे लाइक बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का एग्जांपल लिया। तो आपको बताना है कि दोनों जगह कहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिसाइड की जाएगी। तो पता है सर कार्बन डाइसल्फाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर। तो पता है कार्बन और सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों किसकी ज्यादा है, सल्फर की। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ शिफ्ट करेंगे, टुवर्ड्स दिस साइड। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। तो पता अपोजिट साइड में 180 डिग्री जो दिख रहा है, अपोजिट साइड में डाइपोल का मूवमेंट हो रहा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों ए से कैंसिल हो जाएगा, तो नए डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे कितने आने वाला है, जीरो। तो दैट्स व्हाई कार्बन डाइसल्फाइड कैसा होगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इफ इट इज नॉन पोलर सॉल्यूट, यस श्रवण, इट इज नॉन पोलर सॉल्यूट, तो आपको पता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। तो आपको पता है बेंजीन के पास बच्चों क्या होती है, सिमेट्री होती है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है।
तो दिस इज द सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है तो इसमें आपकी सिमेट्री होने की वजह से डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में बेहतर बताऊंगा कौन कौन सी सिमेट्री आपकी होती है। अभी सिर्फ एग्जांपल समझ लो आप, कार्बन डाइसल्फाइड कैसा है, नॉन पोलर, और आपका बेंजीन भी कैसा है, नॉन पोलर। यस, सॉल्युबिलिटी बच्चों यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन होगी, बट इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सो दिस इज द पोलर। अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो बताओ क्या कार्बन डाइसल्फाइड जो आपका नॉन पोलर है क्या पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, तो आंसर होगा आपका नहीं। तो आपका कार्बन डाइसल्फाइड फिर डिसॉल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो सॉल्युबिलिटी आपकी यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी। तो यही बच्चों पॉइंट है आपका कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्युबिलिटी डिसाइड कैसे की जाएगी। नाउ इट इज क्लियर। तो ध्यान रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यस, इट इज परफेक्ट। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यस, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो दो फैक्टर आपने समझ लिए, थर्ड फैक्टर आपका यहाँ पे आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी आपकी किस तरीके से अफेक्ट होगी। तो मैं आपको पहले समझाता हूँ कि बच्चों अपन अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपने किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद बच्चों क्या बन गया आपका सॉल्यूशन। तो एक बात मैं आपको समझाता हूँ कि जब मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो उस केस में ये जो बच्चों प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है डिसॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो जितने भी आपके डिसॉल्यूशन प्रोसेस होते हैं वो बच्चों इस चैप्टर के हिसाब से आपके कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर ना। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी आपके डिसॉल्यूशन प्रोसेस हैं लाइट डिजोल्व लाइट की प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हुए, तो ये सारे के सारे बच्चों प्रोसेस कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर एक्सोथर्मिक इन नेचर है तो डेल्टा एच बच्चों कैसा होगा आपका, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, नाउ क्वेश्चन ये है अगर बच्चों एक्सोथर्मिक हुआ तो इस केस में हीट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, हीट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो नाउ क्वेश्चन है कि टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है। तो चलो देखते हैं, हम थोड़ा लगाते हैं एलसी प्रिंसिपल, पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किधर होगा, टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। फिर रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं बच्चों क्या करेगी, डिक्रीज। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। ये बात समझ में आ रही है। तो पहले मैं आपको बोलता हूँ कि अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, अगर बच्चों डिसॉल्यूशन प्रोसेस इफ इट इज एक्सोथर्मिक, इफ मैं चलो कंडीशन लेके बात कर लेता हूँ पहले। अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ मैनुअली चेंज किया है, अगर अगर आपसे उसने बोला है कि एक जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस इफ इट इज एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच आपका माइनस होगा, डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा, तो हीट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो उस केस में टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। और सेकंड फैक्टर की बात करें कि मैं अगर बच्चों ऐसे क्वेश्चन बोला कि डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक का मतलब होगा कि डेल्टा एच आपका आएगा पॉजिटिव। इफ डेल्टा इज पॉजिटिव तो डेफिनेटली हीट इज ए पार्ट ऑफ, हीट इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो इफ हीट इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, तो अगर अगर इस केस में आप बढ़ाते हो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने में बच्चों हीट किधर एब्जॉर्ब होगी, टेम्परेचर किधर एब्जॉर्ब होगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी आपकी, फॉरवर्ड में। तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर अगर आप बढ़ाते हो टेम्परेचर तो उस केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डेफिनेटली बच्चों इंक्रीज करती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो। तो देखो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं कि अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी कहाँ पे इंक्रीज होगी, कहाँ पे डिक्रीज होगी। अगर आपका जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस है, डिसॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा रहा है और बन रहा है आपका सॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन प्रोसेस के अंदर अगर आप बढ़ाते हो टेम्परेचर, अगर प्रोसेस बच्चों होता है आपका एक्सोथर्मिक, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी। अगर प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ, टेम्परेचर इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। दिस इज द फोर्थ फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की वजह से आपका जो सॉल्बिलिटी है वो किस तरीके से अफेक्ट होगा। तो देखो मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों प्रेशर की वजह से सॉल्बिलिटी पे अफेक्ट होता है, बट अगर मैं कहूं कि हमारे पास सॉलिड है, हमारे पास बच्चों लिक्विड फेज की रिएक्शन है, सॉलिड फेज की रिएक्शंस है, और बच्चों हमारे पास गैस फेज की रिएक्शन है, तो इन तीनों केस में प्रेशर का इफेक्ट कहाँ पे होगा आप बता सकते हो मुझे, है ना। हम लोगों ने पहले भी पढ़े, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बच्चों गैस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो सॉलिड और जो आपके लिक्विड्स हैं उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होने वाला है प्रेशर का, बिकॉज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल नेचर। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो। तो सॉलिड और लिक्विड के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है बिकॉज ऑफ प्रेशर सॉलिबिलिटी कैसे अफेक्ट होगी, तो आंसर बच्चों होगा नन ऑफ दीज। इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ वहां पे आपको ध्यान देना है। तो गैस की जो रिएक्शन है ना उस पर प्रेशर का इफेक्ट आपका बिल्कुल डायरेक्टली होता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो गैस के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो बच्चों जो गैस है उसकी सॉल्बिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, प्रेशर के इंक्रीज करने पे जो गैस की सॉल्बिलिटी होगी वो परफेक्टली आपकी इंक्रीज करेगी। समझ में आया? यस। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चों सॉलिड को अगर लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो चारों फैक्टर आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट अपन हेडिंग लेंगे यहाँ पे solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid। सॉलिड आपका सॉल्यूट है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। तो सॉलिड सॉल्यूट को अपन लिक्विड सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करेंगे, है ना, तो क्या प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल बड़ा क्लियर सा है कि अगर आपका सॉल्यूट बच्चों होगा पोलर तो बिल्कुल सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट के साथ। अगर आपका नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो डिसॉल्व होगा आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। बिल्कुल इजी सा है। तो यहाँ पे आपको वही पॉइंट बोलूंगा कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो पोलर में डिसॉल्व होगा, अगर आपका नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो नॉन पोलर में बड़ी आसानी से डिसॉल्व होगा, और बच्चों सॉल्बिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा और सॉल्बिलिटी आपकी डिफाइन होगी। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, हम गैस यहाँ पे सॉल्यूट है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, तो गैस को अपन डिसॉल्व करा रहे हैं किसके साथ, लिक्विड के साथ। तो इस केस में बिल्कुल बच्चों प्रेशर यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो डिपेंड, तो पहले पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि गैस का नेचर कैसा होना चाहिए और लिक्विड का नेचर कैसा होना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास अमोनिया गैस है, मैं कहता हूँ हमारे पास लाइक HCl गैस है, अमोनिया गैस है, और आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस है। तो अमोनिया गैस और HCl गैस, अगर बच्चों इसकी अपन सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो अगर मैं इनको सॉल्युबल कराना चाहता हूं किसी लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो यस, ये बच्चों बड़ी आसानी से आपकी डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, बिकॉज अमोनिया इज ए पोलर, HCl इज ए पोलर, पोलर गैस, दोनों पोलर गैस है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है, पोलर है, तो पोलर का पोलर में डिसॉल्व बड़ी आसानी से होगा। बट अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व कराना चाहता हूँ बच्चों ऑक्सीजन को, मैं डिसॉल्व कराना चाहता हूँ N2 गैस को, मैं डिसॉल्व कराना चाहता हूँ हीलियम गैस को, तो बताओ क्या ये आसानी से डिसॉल्व होंगी। तो बच्चों ऑक्सीजन की बात करें तो जो आपका O डबल बॉन्ड O है ना, ऑक्सीजन गैस, हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये बच्चों सारे के सारे क्या है, इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आपस में बराबर होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी दोनों एटम्स की बराबर है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दोनों की बराबर होने वाली है। तो ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये बच्चों कैसे होंगे आपकी नॉन पोलर इन नेचर। तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स में नहीं हो सकती है, N2 गैस की सॉल्युबिलिटी भी नहीं हो सकती है, हीलियम गैस की सॉल्युबिलिटी भी नहीं हो सकती है। तो बेसिक पॉइंट ये है, जब किसी गैस को आप डिसॉल्व कराना चाहते हो किसी लिक्विड के साथ तो उस केस में दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए, तो आपकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, प्रॉपर होगी। इतना पॉइंट समझ में आया? यस, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज नेचर। सेकेंड अपन बात करेंगे यहाँ पे कि बच्चों किसी भी गैस को अगर मैं लिक्विड में डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन। और डिसॉल्यूशन प्रोसेस
जब आप गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो प्रोसेस होता है इट इज एक्चुअली एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसा होता है? ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, प्रोसेस इज डिसोल्यूशन, बट प्रोसेस बच्चों कैसा होगा? थर्मोडायनेमिकली इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, जैसे मैं इसी को एक्सप्लेन करूं तो मैंने आपसे बोला है कि बच्चों प्रोसेस इज कंडेंसेशन एक्चुअली। तो कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर जो आपकी वाटर वेपर्स बनती है ना, वो वापस से बच्चों कन्वर्ट किस में होती है? लिक्विड फेज के अंदर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? गैस बच्चों वापस से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो, मतलब गैस जो है ना वो लिक्विड में आपकी मिक्सअप हो रही है। तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, उस कंडेंसेशन प्रोसेस में अगर मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया है, तो सॉल्युबिलिटी वहां पे क्या होती है बच्चों? आपकी डिक्रीज होती है। तो इन कंडेंसेशन प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गैस को लिक्विड में अपने डिसॉल्व किया तो प्रोसेस आपका हुआ है एंडोथर्मिक। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ है सभी को? ओके, किसी को डाउट है? 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा चेक करता हूँ। गैस को अपन लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने पे प्रोसेस एक्चुअली इज नॉट एंडोथर्मिक। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं होगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। यस, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो गैस को अपन ने लिक्विड में डिसॉल्व किया है, तो गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो अगर डिसोल्यूशन बच्चों हो जाता है तो इट मींस प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, वो मैंने थोड़ा चेंज किया है। प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक होगा हमेशा, तो उस केस में यही पॉइंट है कि आपका जो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, बिकॉज एक्सोथर्मिक के अंदर जो हीट है इट इज ए पार्ट ऑफ, हीट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड ना, हीट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट साइड। हीट आपकी यहाँ पे लिखी जाएगी। तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बच्चों हीट टेम्परेचर यहाँ पे अब्सॉर्ब होगा इन द प्रोडक्ट साइड, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो गैस फर्दर क्या डिसॉल्व हो सकती है लिक्विड में? बिल्कुल नहीं। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जब आप किसी भी गैस को डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड के अंदर, और प्रोसेस बच्चों को हमेशा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस। तो इसका एक एग्जांपल आता है कि जितने भी आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो समुद्र के अंदर या जो ओशंस के अंदर जो भी एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर पानी के अंदर, तो एक्वाटिक एनिमल्स सरवाइव करने के लिए बच्चों जब सर्दी का सीजन आता है, मतलब कोल्ड जो वाटर होता है, तो जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह जहाँ पे होते हैं, तो कोल्ड वाटर के अंदर एनिमल्स जब सर्वाइव करते हैं तो उस केस में वो कहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं? उनको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक्वाटिक एनिमल्स कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों में से आसानी से कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। यस, आंसर बिल्कुल सही है। यस, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो आसानी से बच्चों सर्वाइव करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। बिल्कुल सही आंसर है। बिकॉज कोल्ड वाटर में सर्वाइव क्यों कर जाते हैं? बिकॉज रीजन बड़ा क्लियर है। अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में टेम्परेचर काफी ज्यादा है, अगर हॉट वाटर है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर के बहुत ज्यादा होने से जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों गैसेस की, लाइक ऑक्सीजन गैस, तो जो सॉल्युबिलिटी आपकी ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो कम हो जाती है। तो हॉट वाटर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो कम होने से एक्वाटिक एनिमल्स को उनकी लाइफ को अफेक्ट होता है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से कंपैरिजन में हॉट वाटर कंपैरिजन में अगर कोल्ड वाटर होगा, अगर बच्चों टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अधिक होगी ना। तो कम टेम्परेचर पे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो बड़ी आसानी से क्या होते हैं? आपके सर्वाइव करते हैं। बात समझ में आ रही है? बिकॉज एट लो टेम्परेचर when temperature decreases dissolution of oxygen gas will increase। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की जो डिसोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज करती है। समझ में आया? टेम्परेचर समझ में आया? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे एक्सोथर्मिक,
टेम्परेचर आपका कम होना चाहिए, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ प्रेशर, मैं प्रेशर के बारे में बात किया था कि बच्चों गैस को अपन डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर के इंक्रीज करने से आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है बच्चों, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर होगा तो गैस बहुत ही आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग कल बात करेंगे हेनरी लॉ। ठीक है, आपका हेनरी लॉ क्या है, तो हेनरी लॉ के जो प्रिंसिपल हैं, रॉल्स लॉ के प्रिंसिपल हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हेनरी लॉ बच्चों एक्चुअली डिपेंड किसके लिए करता है, हेनरी लॉ डिफाइन होता है कि जब आप किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, मैं डिफाइन कर देता हूँ, जब भी किसी भी गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करोगे ना, तो बच्चों अप्लाई करते हैं अपन हेनरी लॉ। बाकी हेनरी लॉ क्या है कल उसको अपन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं अपन। थैंक यू।